नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद, सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम बात करेंगे दमा व अस्थमा को लेकर। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। मध्य प्रदेश द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वैद्य जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि दमा व अस्थमा क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, अस्थमा फेफड़ों में जाने वाले वायु मार्ग की एक सूजन संबंधी बीमारी है। यह सांस लेने में मुश्किल बनाती है और कुछ शारीरिक गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण या असंभव भी बना सकती है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार लगभग 65 मिलियन भारतीयों को अस्थमा है या दमे की शिकायत है। यह भारतीय बच्चों में सबसे आम पुरानी स्थिति है। प्रत्येक 12 में से एक बच्चे को लगभग यह अस्थमा या दमा की समस्या हो जाती है। और अस्थमा को समझने के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है। आमतौर पर जैसे ही हम सांस लेते हैं तो आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के साथ हवा की आपके नाक या मुंह से या आपके गले में और आपके वायु मार्ग में हवा जाती है। अंततः इसके बाद यह हवा आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके बाद फेफड़ों में बहुत से छोटे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके रक्त प्रवाह में पहुंचाने में मदद करते हैं। अस्थमा के लक्षण तब और ज़्यादा हो जाते हैं जब आपके वायु मार्ग की परत सूज जाती है, सूजन आ जाती है और उनके आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो कस जाती हैं, उनमें कसाव आता है। साथ ही बलगम तब वायु मार्ग को भर देता है जिससे हवा की मात्रा कम हो जाती है। ये स्थितियां तब अस्थमा अटैक ला देती हैं कई बार, जो कि खांसी और सीने में जकड़न और अस्थमा की बहुत बड़ी एक खासियत होती है। जी बिल्कुल। वैद्य जी, दमा व अस्थमा के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? मतलब ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे पता चले कि हाँ, दमा या अस्थमा हो गया है? देखिए, अस्थमा का सबसे आम लक्षण घबराहट है, खरखराहट है। गले में खरखराहट होगी, एक कर्कश आवाज़ होगी या सीटी जैसी आवाज़ आएगी। और अस्थमा के अन्य लक्षणों में जैसे खांसी भी हो सकती है, विशेष रूप से रात में हंसते समय या व्यायाम करते समय या एक्सरसाइज करते समय सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, बात करने में थोड़ी सी कठिनाई, घबराहट, थकान हो सकती है और छाती में दर्द हो सकता है। तेजी से सांस लेने में बार बार संक्रमण या नींद आना, या आपके फेफड़ों में बहुत छोटे वायु मार्ग जो होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को आपके रक्त प्रवाह में पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अस्थमा के लक्षण तब और ज़्यादा हो जाते हैं जब वायु मार्ग की जो परत होती है उसमें सूजन आ जाती है और उसके आसपास की जो मांसपेशियां होती कस जाती हैं। तो इससे फिर अटैक भी आ सकता है, अटैक भी आने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि खांसी और सीने में जकड़न के रूप में आती है और अस्थमा की यही खासियत है। अब देखिए, दमा और अस्थमा के जो लक्षण होते हैं, इसमें अस्थमा का जो सबसे आम लक्षण है वह है खरखराहट। इसमें कर्कश सीटी जैसी आवाज़ आती है, ये सब ने हमने बता ही दिया है। और इसमें जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इसमें भी कुछ कठिनाई आपको हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। और जैसे ही आपको पता चले कि ये सब लक्षण आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कहा वैद्य जी कि अगर ऐसे लक्षण आपको लगे कि आपकी बॉडी में है तो आपको बिल्कुल वैद्य जी या अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैद्य जी, मेरा एक सवाल और है, एलर्जी अस्थमा को कैसे बदतर बना देती है? एलर्जी मतलब जो होती है वो अस्थमा को कैसे बदतर बना जी देती है? साक्षी जी, देखिए, अस्थमा से जो पीड़ित बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों, ऐसी चीज़ों जिनसे उन्हें एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, उसके आसपास रहते तो स्थिति और बदतर हो जाती है। आम एलर्जी में देखिए, धूल के जो कण होते हैं, फफूंद होता है, पराग कण होते हैं और जानवरों के बाल भी शामिल होते हैं। यदि आपको एलर्जी है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी एलर्जेन के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया करती जैसे कि वह कोई अवांछित आक्रमणकारी हो
इससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है ये एक एंटीबॉडी बनाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करता है जहां शरीर उसकी रक्षा के लिए डिजाइन किए गए पदार्थों को छोड़ता है। इसमें से एक है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है जो कि आपकी आंखों, नाक, गले, त्वचा, फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। जी वैद्य जी, अस्थमा होने के कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं व दमा को जड़ से खत्म करे कैसे करें, ये चीज बताइए। जी साक्षी जी, देखिए अस्थमा का जड़ से इलाज करने के लिए आप पानी में अजवाइन डालकर इसे उबालें और इस पानी से उठती भाप को यह मतलब इसको लेना है, सांस के द्वारा अंदर लेना है। यह अस्थमा को जड़ से समाप्त करेगी। इसके साथ में मेथी जो है अस्थमा का सफल इलाज करती है। मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। यदि इन्हेलर के उपयोग से आपके लक्षण बिगड़ते हैं या नहीं सुधरते हैं तो आपको तत्काल चिकित्सा उपचार लेना चाहिए और आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है। और यदि आप अस्थमा के आपातकाल के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आपको उपचार तुरंत लेना चाहिए, जिसमें जैसे आपको सांस लेने में गंभीर कठिनाई हो रही है और हवा के लिए आप हाँफ रहे हैं, तेज तेज सांस ले रहे हैं और नाखून आपके पीले और होंठ पीले हो गए हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है और चलने में या बात करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो यह भी प्रमुख चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपके होंठ या नाखून नीले भी हो सकते हैं। और अस्थमा के कारण ट्रिगर, हालांकि अस्थमा बच्चों में विशेष रूप से आम है, बहुत सारे लोगों में वयस्क होने तक अस्थमा विकसित नहीं होता, लेकिन अस्थमा के किसी एक कारण की पहचान नहीं की गई है। इसमें बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। इसके बजाय शोधकर्ताओं का मानना है कि यह विभिन्न कारकों के कारण होता है। इसके कारकों में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे अनुवंशिकी, जेनेटिक। कुछ लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से यह बीमारी आती है। यदि माता पिता या भाई बहन को अस्थमा है तो आपके पास इसके विकसित होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यदि वायरल संक्रमण का इतिहास है तो आप देखेंगे कि बचपन के दौरान बहुत सारे गंभीर वायरस संक्रमण की स्थिति में श्वसन नली में आ जाते हैं और इसमें संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको भी इसकी चपेट में यह बीमारी अपने साथ ले सकती है। इसके साथ जो स्वच्छता की परिकल्पना है, एक सिद्धांत यह बताता है कि जब बच्चे अपने शुरुआती जीवन में होते हैं, मतलब शुरुआती महीनों में, मतलब 6 महीने से लेकर के और कुछ वर्षों तक पर्याप्त बैक्टीरिया के संपर्क में यदि नहीं आते हैं तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अस्थमा और अन्य एलर्जी की स्थिति से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती है। इसीलिए आज के समय में देखा गया साक्षी जी कि बहुत सारे लोग अब यह समझने लगे हैं तो वो अपने बच्चों को धूल में, मिट्टी में खेलने देते हैं या ऐसी स्थिति बनाते, ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि कीचड़ में, धूल में जितना रह के खेलेंगे उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ गरीब तबका है, जो लेबर वर्ग है, रोड में या उनकी साइड में कहीं भी काम करते समय उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बिना कपड़ों के ऐसे धूल में, मिट्टी में खेलते रहते हैं, कैसे भी गंदे हाथ मुंह में डालते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी बेहतरीन होती है कि ना तो उनको सर्दी लगती, ना जल्दी लू लगती, ना वो जल्दी बच्चे बीमार पड़ते। तो इसका यही कारण है, इसमें शोध भी हो चुका है, यदि ऐसी स्थिति में बच्चे रहते हैं तो उनके इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो बचपन में यदि इम्यूनिटी मजबूत हो गई तो बड़े होने के बाद ये स्थितियां कम बनती हैं। यह जो दमा और अस्थमा की तकलीफ है ये कम हो जाती है, बहुत सारे प्रभाव कम देखने को बाद में मिलते हैं। इसलिए बच्चों को जरूर, अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए, उनको धूल मिट्टी में खेलने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल साफ सफाई करके उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए, नहीं थोड़ी सी जरा सी कुछ भी गड़बड़ तुरंत उनको रिएक्शन होता है, एलर्जी हो जाती है। घर में झाड़ू भी लग रही है उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी कि बच्चों को धूल मिट्टी में भी थोड़ा खेलने देना चाहिए। इतना आजकल के लोग क्या बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, बाहर नहीं खेलने देते, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आजकल के लोगों, इसीलिए आजकल के लोगों को या बच्चों में ऐसी समस्याएं, मतलब ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है। वैद्य जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अस्थमा कैसे खत्म करें? इसका कोई इलाज है? कैसे मतलब जड़ से खत्म करें? देखिए,
एलोपैथी में, अंग्रेजी दवा में तो अस्थमा का कोई स्थायी उपचार नहीं होता। हालांकि यह त्वरित राहत और कुछ दीर्घकालिक चिकित्सा का उपयोग करके इसके लक्षणों को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका परमानेंट सलूशन है और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर यह बीमारी ठीक हो जाती है। दीर्घकालिक नियंत्रण दवा लेने से आपके वायु मार्गों की अस्थमा के ट्रिगर के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु मार्ग की जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद चिकित्सा यदि आप कराते हैं, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिससे इसमें जो है बहुत सुधार देखा जा सकता है। और हमारे संस्थान में, महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में भोपाल में, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको 10-10 साल से अस्थमा की, दमे की शिकायत थी। तो इसमें हम कुछ औषधियों का प्रयोग करके, कुछ भस्मों का प्रयोग करके और लगभग 3 महीने में इसको 100% हम समाप्त कर देते हैं। जो हमारा YouTube चैनल है महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल, इसमें भी बहुत सारे ऐसे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों के इंटरव्यू हैं। तो इस चैनल में सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग ठीक हुए हैं। जी बिल्कुल वैद्य जी। वैद्य जी, मैं जानना चाहूँगी अस्थमा को हमेशा के लिए कैसे ठीक किया जाए? आयुर्वेद में इसके लिए कौन सी प्रभावशाली औषधियाँ हैं? देखिए साक्षी जी, आयुर्वेद में सबसे बहुत अच्छी औषधि तुलसी कही जाती है। मतलब आयुर्वेद में वैद्यों के पास, आयुर्वेदाचार्यों के पास या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि इन चीज़ों को पहले करें। तुलसी अस्थमा में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो सौंठ है, सेंधा नमक है, जीरा है, भुनी हुई हींग है और तुलसी के पत्ते, इनको पीस करके 1 गिलास में उबाल ले। इसे पीने से अस्थमा की समस्या दूर हो जाती है। और इसके साथ कलौंजी जो होती है, तो कलौंजी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण होते हैं, अस्थमा के इलाज में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। साथ ही शहद भी अस्थमा के लक्षणों को बिल्कुल कम करता है। इसी के साथ यदि बेहतर नींद आपको लेना है तो शहद रात में हल्के गुनगुने पानी में शहद डाल के पीते हैं तो रात में नींद भी अच्छी आती है। और यदि सर्दी, खांसी, जुकाम है तो वह भी चला जाता है। इसके अलावा हल्दी भी अस्थमा की समस्या के लिए रामबाण औषधि है, तो हल्दी के पानी को पीना चाहिए। इसके अलावा अदरक और लहसुन का प्रयोग भी भरपूर मात्रा में करना चाहिए। जी वैद्य जी, अस्थमा को रोकने के लिए कौन-कौन से फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि किन्हीं लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या सब्जी खाएं या क्या फल खाएं जिससे अस्थमा को रोका जा सकता है। देखिए साक्षी जी, फलों और सब्जियों के सेवन से अस्थमा के जो लक्षण होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है। इसमें क्या होता है कि जो फल और सब्जी में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स के जो गुण पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को अस्थमा की समस्या होती है उन्हें अपनी डाइट में ब्रोकली, जामुन, केला, पत्तेदार सब्जियां, साथ में खरबूजे और एवोकाडो जो है उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो तेज पत्ता होता है और पीपल की 2 ग्राम मात्रा को घिसकर मुरब्बे की चाशनी के साथ यदि हम लेते हैं तो प्रतिदिन खाने से अस्थमा में बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा पालक और गाजर का रस अस्थमा में काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। हमें अपने आहार में लहसुन का, अदरक का, हल्दी का और काली मिर्च को ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह अस्थमा से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए हमको, यह अस्थमा के इलाज में बहुत मदद करता है। साथ में शहद का सेवन करना चाहिए। अस्थमा की कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, जैसे पतंजलि में आपको मिल जाएगी, पतंजलि की है दिव्य सुसारी है, दिव्य सुसारी प्रवाही। इसका इस्तेमाल यदि अस्थमा के लिए करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आयुर्वेद के मतानुसार जो तमक श्वास दूषित कफ से उत्पन्न होने वाला एक विकार है, तो कफ के आमाशय द्वारा फेफड़ों तथा श्वास नली में आने से यह रोग होता है। कफ को आमाशय में लाकर उसे चिकित्सा द्वारा बाहर निकाला जा सकता है और अस्थमा का जड़ से इलाज किया जा सकता है। हो सके तो इसके लिए आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। और यदि यह औषधियाँ यदि आप ले लेते हैं और यदि आपको आराम नहीं मिलता तो कुछ और औषधियाँ हम बता देते हैं आयुर्वेद में, जो बहुत प्रभावशाली दवाइयाँ हैं। तो इसमें जो कंठकारी अवलेह होता है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये किसी भी आयुर्वेद स्टोर से आप ले सकते हैं। साथ में वासावलेह होता है, सीतोप्लादी एक चूर्ण होता है, यह भी बहुत प्रभावशाली है।
एक अच्छी औषधि है कनकाशव, इसको भी ले सकते हैं। साथ में अगस्त्य हरितकी अवलेह एक आता है, यह भी ले सकते हैं। च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। तो इनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है ये। और आयुर्वेद में एक बहुत प्रभावशाली औषधि है वासा, वासा अड़ूसा। इसको यह क्या करता है कि ये सिकुड़ी हुई जो श्वसन नलियां हैं इसको चौड़ा करने का काम करता है, तो सांस आसानी से आप ले पाते हैं। तो यह भी बहुत अच्छी औषधि है। और कंठकारी जो होती है यह भी गले और फेफड़ों में जमे हुए चिपचिपेपन को साफ करती है, तो कंठकारी भी साथ में लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, भरपूर गुण होते हैं, तो इसकी वजह से ये अच्छा काम करता है। इसके साथ में जिन लोगों को दमा या अस्थमा होता है उनको अपने मुंह में हमेशा मुलेठी का एक टुकड़ा जरूर रखना चाहिए, उसको चूसते रहना चाहिए। जो भी हमारे गायक होते हैं और जो वक्ता होते हैं, जो जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो उनको मुलेठी रखना चाहिए। रखते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रखते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मुलेठी भी अच्छी चीज़ है। इसकी लकड़ियों को एक गिलास पानी में डालकर उबाल के और अदरक के टुकड़ों को भी कद्दूकस करके इसमें डाल के इसको पी भी सकते हैं आप। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी बिल्कुल वैद्य जी, आपने जो जो चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई वो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में इसको ऐड ऑन करें। और अगर आपके घर में या आपके किसी परिवार के या किसी भी सदस्य को अगर अस्थमा से लेकर कोई भी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे वैद्य जी से बात कर सकते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो देखा आपने, वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आई होप आपके काम ज़रूर आएगी। अगर फिर भी आपको लगे कि आपको वैद्य जी से बात करनी है तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ सेहत से जुड़े विषयों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।